हेलो, कैसे हैं आप? सो माय नेम इज़ अंकित कपूर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम करने जा रहे हैं शुरू क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स। ये कोर्स होगा एनसीईआरटी बुक के बेस पे, और इस कोर्स को हम क्वेश्चन आंसर वाइज फॉर्मेट में करेंगे, ताकि आपके लिए चैप्टर वाइज हर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको पता हो और आप उस हिसाब से अपनी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्लानिंग कर सकें। हम यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है कि मैनेजमेंट क्या है। सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? एक तरीका है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर, या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी नो what is to be done, how is that thing going to be done, who is going to do it and when that thing is going to be done. या हम कह सकते हैं management is a process of designing and maintaining an environment in which individuals work together with the aim of achieving a common goal of the organization effectively and efficiently. तो हमने 2-3 डेफिनेशंस देखी, आप इनको मिला के अपने हिसाब से डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। पर अगर हम इनका क्रस देखें, इनका जस्ट निकालें, तो यही निकलेगा कि एक तरीका है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस वर्ड इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब मिलके काम करते हैं, या मैनेजर्स उनसे काम करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? कि जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है वो अचीव कर सकें। और वो गोल हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। हमने देखा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है, अब हम इस बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं, उनसे मिलके बना है। प्रोसेस, कोई भी चीज़ प्रोसेस तब होती है जब उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें करने हों, और उसके बाद एक हमारा आउटपुट निकले। मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? जिसमें हम ये 5 एक्टिविटीज़ करेंगे और हमारा फाइनल डिज़ायर्ड रिजल्ट निकलेगा। तो वो 5 एक्टिविटीज़, या हम कहेंगे इंटर रिलेटेड फंक्शंस, वो 5 क्या हैं? वो 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि PODSC। आपके लिए ये याद करने के लिए निमोनिक है, PODSC। प्लानिंग देखते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। क्या करना है और वो काम कौन करेगा, ये हम पहले से एडवांस में जब डिसाइड कर लें, उस एस्पेक्ट को हम कहेंगे प्लानिंग। अगली चीज़ आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, हु विल डू अ पर्टिकुलर पार्ट, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। कोई एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो कौन करेगा, वो कहाँ करेगा और वो कब करेगा, वो ऑर्गेनाइजिंग में आता है। यानी कि हमने एक ऑर्गेनाइज करके एक्टिविटी डिसाइड कर ली, हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिसाइड कर लिया कि ये वाला काम ये बंदा करेगा, फाइनेंस वाला काम कोई CA या MBA करेगा, HR वाला काम कोई MBA इन HR करेगा, ऐसे। तो उस हिसाब से हमने पहले से डिसाइड कर लिया। अगला काम आता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग मतलब अब हम स्टाफ करेंगे लोग, हमें चाहिए राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। यानी कि जिस टाइप की जॉब है हमें उस हिसाब से, उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को ढूंढ के लाना है, जिनकी क्वालिफ़िकेशन, जिनका एक्सपीरियंस उस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट होगा, हम उनको हायर करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब हमने बताया कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आर्ट ऑफ डूइंग समथिंग और गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। जब हमने दूसरों से काम करवाना है तो हम उनको डायरेक्शन देंगे। तो दिस इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सी दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कंट्रोलिंग इज मॉनिटर करेंगे कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो सही से परफॉर्म हो रही हैं, जो हमने डिसाइड किया उसी तरीके से हो रही हैं, कहीं कोई डेविएशन तो नहीं आया। अगर डेविएशन आया तो अब हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम वापस से अपने सही ट्रैक पे आ जाएं।
ये सब आता है कंट्रोलिंग में, यानी कि हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं उन लोगों की जो काम कर रहे हैं। सो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में एक चीज़ और पढ़ी थी कि हमें जो काम करना है वो ऐसे करना है कि उसमें इफ़ेक्टिवनेस हो और एफिशिएंसी हो। तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हैं क्या? इफ़ेक्टिवनेस क्या है? इफ़ेक्टिवनेस है इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, यानी कि सही काम, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, सही काम करने में, काम को कंप्लीट करने में, गोल को अचीव करने में, वो हमारा इफ़ेक्टिवनेस में आता है। एंड रिज़ल्ट से ये डील करता है। आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, मान लीजिए आप आरओ लेके आए, तो आपको कैसे पता चलेगा वो इफ़ेक्टिव है? जब आप देखेंगे कि उसमें पानी जो आ रहा है वो सही आ रहा है, उसमें टीडीएस की मात्रा सही है या क्या है, पानी की क्वालिटी क्या है। जब वो एंड रिज़ल्ट डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ वाटर देगा तब आपको पता चलेगा वो इफ़ेक्टिव है। तो इफ़ेक्टिवनेस डील्स विद कि वो सही से काम कर रहा है, अपना पूरा काम कर रहा है, उसका जो पर्पज़ है, आरओ का जो गोल है साफ़ स्वच्छ पानी देना, वो अचीव हो रहा है, एंड रिज़ल्ट हमारा मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आते हैं हम एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी क्या है? मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, हमने एफिशिएंसी को किस चीज़ से लिंक करना है? कॉस्ट एफिशिएंसी से, यानी कि कॉस्ट से लिंक है। इफेक्टिवनेस हमारा हो गया सही तरीके से, एंड रिज़ल्ट हमारा सही आ रहा है। एफिशिएंसी आ गई हमारी कॉस्ट से डील करती है। अब हम कॉस्ट से जब डील करेंगे, हम कॉस्ट एफिशिएंट कैसे बन सकते हैं, कॉस्ट में हमारी एफिशिएंसी कैसे आ सकती है, ये हम देखेंगे। कॉस्ट में हमारी एफिशिएंसी कब आएगी? जब हम सेम अमाउंट ऑफ इनपुट, जो हम इनपुट अभी लगा रहे हैं, बाद में भी इनपुट उतना लगाएं पर आउटपुट हमारा ज़्यादा निकले, तो हम कहेंगे कि हम पहले के मुताबिक कॉस्ट एफिशिएंट हो गए। या उल्टा हो, या कि हम कह रहे हैं कि हमारा आउटपुट तो हमने उतना ही रखा, आउटपुट हमारा जितना पहले था उतना ही है, पर अब हम इनपुट पहले के मुकाबले में कम लगा रहे हैं, तो हम कॉस्ट एफिशिएंट हो गए। तो हम इस हिसाब से अपने आप को कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर करेंगे। अब देखा जाए तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो डील करता है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 3 कह सकते हैं। क्वेश्चन 1 था मैनेजमेंट, उसका प्रोसेस। क्वेश्चन 2 था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 3 आया फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये इंटरचेंजेबल टर्म्स में यहाँ पे यूज़ हो सकता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है, आप उनमें ये आंसर लिखेंगे। अगर आपसे पूछा गया फीचर तब भी यही लिखेंगे, अगर आपसे पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक तब भी आप ये आंसर लिखेंगे। तो मैनेजमेंट का पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि ये गोल हमारा फाइनल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना उससे लिंक्ड है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ गोल टू अचीव। एग्जाम्पल 20% ROI या इंक्रीज इन सेल बाय 20%, यानी कि हमारा गोल है कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना है 20% से, या हमारा गोल है कि हमारी अब सेल इंक्रीज हो जाए, पहले जितनी सेल होती थी उससे 25% ज़्यादा सेल हो। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो गोल हमारे कैसे होने चाहिए? गोल सिंपल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो मैनेजमेंट क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके जो एफर्ट्स हैं उनको यूनाइट करे किस डायरेक्शन में? गोल अचीव करने की। सेकंड पॉइंट हमारा आता है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो बनी होती है बहुत सारे लोगों से बनी होती है, बहुत सारे लोग मिलकर उसमें टीम वर्क करते हैं। तो जब उनको मैनेज करना है, मैनेजर भी अलग अलग लेवल पे होते हैं और वो सारे मैनेजर मिलके ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए बड़े सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं। तो एक टीम चल रही है, एक ग्रुप बना हुआ है जिस ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, तो इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो इसके पॉइंट से एक बार रीड करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर विद टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स है
ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इंडिविजुअल का ग्रुप है जो साथ में काम करते हैं टीम स्पिरिट से और कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन टीम वर्क बिकॉज टीम कैन कंट्रीब्यूट मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली देन एन इंडिविजुअल। यानी कि मैनेजमेंट टीम वर्क पे इसलिए ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि टीम ज़्यादा एफिशिएंसी से और इफेक्टिवनेस से गोल को अचीव कर सकती है रादर देन एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव है, यानी कि मैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ एसेंशियल कि ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, छोटी बड़ी, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट मिलती है आपको। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने कर ही लिया। उस ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट में और हर लेवल पे करी जाती है। पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बड़े सारे डायमेंशंस पे काम करता है। अब बड़े सारे डायमेंशंस पे काम करता है, मल्टी डायमेंशनल है, तो कौन कौन से डायमेंशनल है, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें। एक आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल हमने पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि 3 चीज़ें आ गई, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हम जाते हैं अपने पहले पॉइंट पे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सम वर्क, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन कोई काम परफॉर्म कर रही है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट करती है, मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल, यानी कि मैनेजमेंट इस काम को गोल्स की शेप में ट्रांसलेट करती है कि हमारा ये गोल है जो अचीव करना है हमें, ठीक है। एंड असाइन मीन्स टू अचीव इट, यानी कि ना खाली वो इस काम को गोल्स के वे में आपको बताती है कि हमारा ये गोल है, आपको यहाँ तक जाना है, पर उस गोल को अचीव करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, वो भी आपको असाइन करती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, दिस इज़ डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, डिसीजंस टू बी मेड, प्लान्स टू बी डन, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड अथॉरिटीज़ टू बी डेलीगेटेड। यानी कि ये कैसे किया जाता है, इन किस टर्म्स में किया जाता है। जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें वो देखना है, जो हमें डिसीजंस लेने हैं हमें उनको देखना है। ये वर्क से रिलेटेड है ना सारा। हमने जो प्लान बनाने हैं वो देखने हैं, बजट प्रिपेयर करने हैं वो देखने हैं, अथॉरिटीज़ देनी है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या काम करने की अथॉरिटी किसके पास नहीं है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका कौन आंसर करेगा कि ये काम ठीक क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ह्यूमन बीइंग से बनी होती है, बड़े सारे लोग उसमें काम करते हैं, तो उनका मैनेजमेंट हमें करना ही होगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल हैज़ 2 डायमेंशन, डीलिंग विद पीपल employees as individuals with diverse need and behavior and dealing with employees as a group of people। यानी कि पहला पॉइंट इसमें आता है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर 2 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट आ रहा है कि हमें लोगों से डील करना है, इंडिविजुअली भी डील करना है और एज अ ग्रुप भी डील करना है ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि एज अ टीम जो वो काम कर रहे हैं तो टीम को भी मोटिवेट करना है, और इंडिविजुअल लेवल पे किसी एम्प्लॉय की कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई दिक्कत है या उसको कुछ मोटिवेशन चाहिए, तो हमें वो भी चीज़ देखनी है। हमारा सेकंड पॉइंट जो आ जाता है डायमेंशंस में, इसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल में वो आता है, द टास्क ऑफ मैनेजर इज़ टू मेक पीपल वर्क टुगेदर। मैनेजर का क्या टास्क है कि सारे लोग साथ में काम करें टुवर्ड्स द अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इज इररेलेवेंट। यानी कि जो लोगों की स्ट्रेंथ है, जो एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है, उनको इफ़ेक्टिव कर दें और जो एम्प्लॉयज़ की वीकनेस है उनको हटा दें। ये मैनेजर का काम होता है। अगला पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इट मीन्स मैनेजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी इनटू द डिजायर्ड आउटपुट। यानी कि ऑपरेशन को हम किस चीज़ से लिंक करेंगे, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र करने से डील करेंगे। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल का, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं और जो लोग ये काम कर रहे हैं, तभी ये जब दोनों चीज़ें साथ में होंगी तभी हमारा इनपुट आउटपुट में ट्रांसफ़र होगा।
सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन डील करता है व्हाट इज़ टू बी डन, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ गोइंग टू डू द सेम, यानी कि मैनेजमेंट व्हाट इज़ टू बी डन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो हम अब आते हैं अपना 5th पॉइंट में फीचर्स के, वो है हमारा मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यानी कि रुकता नहीं है मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि आपने प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट, कंट्रोल कर लिया तो वो ख़त्म हुआ। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी साइमल्टेनियसली प्लानिंग ही चलेगी, साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइजिंग भी चलेगी और साइमल्टेनियसली उसकी स्टाफिंग भी हो रही होगी और साइमल्टेनियसली डायरेक्शंस दी जा रही होंगी और साइमल्टेनियसली वो कंट्रोल किया जा रहा होगा कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर गलत हो रहा है तो उसको ठीक करने के क्या तरीके हैं, उसको ठीक करने के लिए दोबारा से प्लान बनेगा और कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है वो चीज़ होगी। तो ये एक कॉन्टीन्यूस साइकिल चलती रहेगी और सारे स्टेप साइमल्टेनियसली चलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक चल रहा है, ये कॉन्टीन्यूस सारी चीज़ें होती रहेंगी। अगला 6 पॉइंट आते हैं मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि मैनेजमेंट को टच नहीं किया जा सकता, एक इनविजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट के लोगों को टच कर सकते हैं, मैनेजमेंट को नहीं टच कर सकते। इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन देयर टारगेट्स आर मेट, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन वर्क एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 7th पॉइंट, जो कहता है कि मैनेजमेंट डायनामिक है नेचर में। मैनेजमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर, क्योंकि डायनामिक कोई चीज़ कब होती है जब वो कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। सो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो वो कॉन्टीन्यूस चेंज होता है। मैनेजमेंट के डिसीजन उस एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कैसा भी एनवायरनमेंट हो वो सारी चीज़ों का फैक्टर्स का हमें देखना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट डायनामिक इन नेचर है। इसको हम एग्जांपल से देखें कि मैकडोनल्ड मेड अ मेजर चेंज इन इट्स मीन्स टू सर्वाइव इन इंडिया। उन्होंने आलू टिक्की बर्गर बनाए जो वो बाहर की मार्केट्स में नहीं बनाता था। इसलिए हम कहते हैं कि डायनामिक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से वो चेंज होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से डील करता है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब उससे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव आर दी एंड टूवर्ड्स विच ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, यानी कि वो एंड पॉइंट है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को दिशा दी जाती है। इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। अब उसको देखते हैं क्या होता है। Organizational or economic objective are the main objective which are needed to achieve the economic goal of the organization. Every organization aim to achieve the following 3 organizational objectives. यानी कि ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारे ज़रूरत होती है इकोनॉमिक गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन एम करती है ये 3 टाइप के हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो उसमें से सबसे पहला आता है हमारा सर्वाइवल, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आती है, इसलिए नहीं आती कि थोड़ा टाइम बिजनेस किया और भाग लो। दे वांट टू सर्वाइव इन दी मार्केट। दूसरा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए आती है, जो उन्होंने कॉस्ट लगाई उस पर कुछ प्रॉफिट मिले और वो प्रॉफिट यूज़ करके आगे काम कर सकें, आगे सर्वाइव कर सकें। अगला है ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने के लिए आती है, ये नहीं कि जितने उससे काम शुरू किया उतने पे ही रहें, आगे ना बढ़ें। हर कोई चाहता है कि अगर तुमने ठेले से काम शुरू किया तो दुकान पे पहुँचे, दुकान से मॉल पे पहुँचे, मॉल से मल्टीनेशनल ब्रांड बन जाएं। तो ये हमारा ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद हम आते हैं, हमने कर लिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर 3 पॉइंट्स थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब हम आते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव पे जो है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं वर्ड से पता चलेगा, सोसाइटी से लिंक्ड है। अब सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का क्यों ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मैन, मनी, मशीन, मटेरियल जो भी हो, वो सोसाइटी के
रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, इसलिए सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। अब क्या इसके सब पॉइंट्स आ सकते हैं? वो आ सकते हैं कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। सप्लाई ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस, यानी कि सही दाम पे करें, जो कॉस्ट लगी उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट लेके ज़रूरत के हिसाब से सही प्राइस करें, ये ना हो कि बहुत एक्सेसिव प्राइस चार्ज कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग बेसिक कम्युनिटीज़ लाइक स्कूल्स, क्रचेस टू एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रंस, कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर, ये सोसाइटी के प्रति उनके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आपके दिमाग में कोई और पॉइंट आया आप वो भी लिख सकते हैं, ये लिमिटेड नहीं है इन पॉइंट्स पे जो मैंने बोले, उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव आर कंसर्न विद सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय की जो पर्सनल नीड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए होता है। एम्प्लॉय की पर्सनल नीड क्या क्या हो सकती हैं? फाइनेंशियल नीड हो सकती है, इसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव सैलरी और पर्क्स लेके। सोशल नीड हो सकती है, वो कैसे होगा? पीयर रिकॉग्निशन करें। और हायर लेवल नीड हो सकती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है ग्रोथ करना, एम्प्लॉय का भी गोल होता है वो भी ग्रोथ करे, वो भी डेवलप करे, ठीक है, ये हो गया। फाइनेंशियल नीड, उनको सही सैलरी देना। सोशल नीड, उनकी रिकॉग्निशन हो, अच्छा काम किया तो बताया जाए इस एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ टाइप्स हो। और हायर लेवल नीड यानी कि एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, उनको प्रमोशन मिले, उनका डेवलपमेंट हो, उनके स्किल्स एनहांस हो, ये हो गया। अब हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट, पढ़ लिया इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, पढ़ लिया उनके फीचर्स, पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए। अब आते हैं इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। कहते हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ नथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ में से अगर हम माइनस मैनेजमेंट हटा दें तो इट्स जीरो, नील, निंच, शून्य। तो अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं। मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हेल्प करती है मैनेजमेंट अचीव करने के लिए जो हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो इसमें हम देखेंगे इट ब्रिंग्स द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर एंड गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू एफर्ट ऑल द इंडिविजुअल टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगला हम पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया कॉस्ट से लिंक होती है, यानी कि हम इनपुट उतना ही लगाएं आउटपुट ज़्यादा दे दें, या हम आउटपुट उतना ही दे रहे हैं इनपुट कम लगा रहे हैं, तो ये हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी होगी। मैनेजमेंट हमें कॉस्ट एफिशिएंसी को लाने में मदद करती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग स्टाफिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। जब मैनेजमेंट के फीचर्स देखे थे तब हमने देखा था कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। तो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंस में देखा कि वो गोल को अचीव करने में मदद करता है। हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की डेफिनेशन देखी थी, तो यहाँ पे देखा कि हमें एफिशिएंसी लाने में मदद करता है। अब हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में मदद करता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और हमारा एक पॉइंट है कि मैनेजमेंट हमारे सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मदद करता है, ये हमारा एक और पॉइंट हो गया। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से भी लिंक होते हैं। आप अगर मैनेजमेंट का भाव समझ जाएं, उसका एक जिस्ट समझ जाएं, तो जब आप पेपर देने जाएंगे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे और आप उसका आंसर बना सकते हैं अपने आप उनका आंसर दे सकते हैं। और आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जब आपकी चेकिंग होगी, आपका अगर आंसर सही है, उसका जिस्ट सही आ रहा है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको रट्टा मारने से ज़्यादा क्या करना है, चीज़ों को समझना। मैं आपको लिंकिंग करके तभी बता रहा हूँ कि आप देखिए ये चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में, ताकि आप उसका एक जिस्ट समझें और खुद से आंसर फ्रेम कर सकें। तो अब हम आते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर कंसर्न विद सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय की जो डाइवर्स नीड है उनको सेटिस्फाई करने से डील करते हैं। डाइवर्स नीड क्या थी हमारी एम्प्लॉय की पर्सनल में? फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड, हायर लेवल नीड। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा डाल सकते हैं पॉइंट, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। आई एम सॉरी।
मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनामिक वर्कफोर्स। ये भी हमने पढ़ा था कि डायनामिक एनवायरनमेंट से डील करना होता है मैनेजर्स को। तो अगर मैनेजमेंट सही होगी तो वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब इसका पॉइंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ इसको। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये हमने पढ़ा था। डायनामिक का मतलब ही कॉन्स्टेंट चेंज होता है। एम्प्लॉयज जनरली रेजिस्ट टू चेंज, एम्प्लॉयज ना चेंज से रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उनको नए तरीके से कुछ काम करना पड़े, उनको हिचक होती है, उनको डर लगता है। वो एक एनवायरनमेंट जिससे फ्रेंडली हो जाते हैं उसी में काम करना पसंद करते हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को उस चेंज को अडेप्ट करने में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए रख सके। हमने अगला पॉइंट देखना है कि हमने देख लिया पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देख लिया डायनेमिक, देख लिया। एक और ऑब्जेक्टिव था हमारा सोसाइटी से लिंक। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। कैसे, हमने पहले भी पढ़ा था। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अडेप्टिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी, लीडिंग पास्ट टुवर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारे लिंक हो गए पॉइंट से। सो हमने अब पढ़ लिया इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को भी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को भी, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को भी। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। साथ ही हमने मैनेजमेंट का प्रोसेस देख लिया। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वो देख लिया। और बेसिकली मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने देखी। अगला क्वेश्चन और अगला एस्पेक्ट हमारा आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हायरार्की क्या है मैनेजमेंट की? वो आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या सबऑर्डिनेट लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल या सबऑर्डिनेट लेवल। सबऑर्डिनेट लेवल को आप सुपरवाइजरी भी कह सकते हैं और ऑपरेशनल भी कह सकते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है या कौन आते हैं? कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, जैसे कि CFO, CEO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, ये सब आते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा था कि ये एक ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल हमारा। टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटजीज, ये फॉर्मुलेट करते हैं ओवरऑल गोल और स्ट्रेटजी जो ऑर्गेनाइजेशन का है। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, तो इनके अंडर हैं बड़े सारे डिपार्टमेंट जो अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे हैं। तो उन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट करना कि ताकि वो ऐसे बंधे रहें कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा मीट हो। टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म, बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किस चीज़ का, ये देखना, और सर्वाइवल ऑफ द फर्म कैसे होगा उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये देखना। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पर बिजनेस की एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट जिम्मेदार होती है। आगे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमने अभी टॉप लेवल में पढ़ा था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करता है। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड हुए वो आ गए हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। कंसिस्ट ऑफ डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड, एग्जांपल HR मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर और प्लांट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ये हमारे आ गए मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। इनके फंक्शन क्या है? इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट में जो प्लान और स्ट्रेटजीज बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देगा। सो फॉर दिस, इसके लिए उनको करना क्या होगा भाई? इसके लिए उनको करना होगा टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको इंटरप्रेट करेंगे, उनका भाव समझेंगे। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल, यानी कि उनके डिपार्टमेंट में सही अमाउंट में लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इस चीज़ को इंश्योर करना। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम, तो उन लोगों को नेसेसरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देते हैं। ठीक है। टू मोटिवेट देम फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, उनको मोटिवेट करना कि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े इस चीज़ के लिए।
टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी साथ के साथ बंधा रहे। थर्ड आते हैं हम ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी या लेवल की मैनेजमेंट पे। यहाँ पे आता है रेफर्स टू लेवल इन दी हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें क्या क्या आ जाते हैं, फोरमैन आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं। ठीक, इनके फंक्शन क्या क्या आते हैं हम ये देखते हैं। टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स के एफर्ट्स को देखते हैं। ये जो फोरमैन होते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, और जो मिडिल लेवल एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने इनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये उनको पास ऑन करते हैं। टू इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इज़ मेंटेन, आउटपुट की क्वालिटी बनी रहे वो इंश्योर करते हैं। वेस्टेज ऑफ मटेरियल हमारा कम से कम हो, ये चीज़ देखते हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ये चीज़ देखते हैं। टू रिपोर्ट द ग्रीवेंसेज ऑफ द वर्कर टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हमने पहले पढ़ा था मिडिल लेवल की इंस्ट्रक्शंस को यहाँ तक पहुँचाते हैं सबॉर्डिनेट्स तक। अब सबॉर्डिनेट्स की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक लेके जाते हैं ये, ठीक है। टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, इंश्योर करते हैं कि एनवायरनमेंट सेफ और प्रॉपर हो वर्क करने के लिए यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारे 3 टाइप के हैं, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। सो इनमें से हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट एज साइंस से। मैनेजमेंट एज साइंस में आता है साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे नॉलेज आई गई है। एक्वायर्ड थ्रू कैसे, वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है, एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन देन एक्सपेरिमेंट, यानी कि चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटेशन किए गए। डेट एक्सप्लेन सर्टन जनरल ट्रुथ, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से नॉलेज गेन कर ली गई तो एक जनरल ट्रुथ बाहर निकल के आया जो हर सिचुएशन में सेम रहेगा ही रहेगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के H2 और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलेगा तो H2O क्या बनेगा, पानी बनेगा, और ये बनेगा ही बनेगा जितनी मर्जी बार आप कर लो। तो ये जनरल ट्रुथ है, ठीक है। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ एंड ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। सो अब आते हैं फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट पे। हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट एज अ साइंस की एक जस्ट या एक डेफिनेशन आप कहें क्या है। साइंस क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो नॉलेज कैसे एक्वायर की गई है, एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ ऑन द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। ठीक, अब पढ़ते हैं फीचर्स क्या हैं इसके। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हमने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ा। साइंस क्या है, अब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट को और साइंस को। तो साइंस तो है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हम जानते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट भी इस प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करती है। मैनेजमेंट भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे भी पुरानी हमने केस स्टडीज़ के हिसाब से देखें, जर्नल ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से देखें तो एक हमने नॉलेज को गैदर किया हुआ है। मैनेजमेंट सेटिस्फाइज दिस फीचर्स as it also has a systemized body of knowledge built up by management practitioners over a considerable period of time। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हमने पढ़ा कि साइंस के प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस होते हैं, तो साइंस पे तो ऑब्वियसली ये तरीका आता है, ये चीज़ अप्लाई करती है। साइंटिफिक प्रिंसिपल हमारे बेस्ड होते हैं, पर ये 100% हमारा मैनेजमेंट पे नहीं कह सकते। मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बने हैं, पर क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन से डील करता है और ह्यूमन बिहेवियर हर सिचुएशन में सेम नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 100% हमारा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे नहीं होता। हर ह्यूमन अलग सिचुएशन में अलग रिएक्ट करता है, अलग चीज़ रिस्पॉन्स देता है, अलग मैनेजर एक ही टाइप की प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट पॉइंट कि हमारा सेटिस्फाई हो। तो इस पॉइंट में हम कहेंगे कि
इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, पहले में हम कह रहे थे कि सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है मैनेजमेंट एज अ साइंस का, कि साइंस की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन एंड एट ऑल टाइम, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का ऐसा नहीं है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक सिचुएशन बड़े सारे टाइप के एनवायरनमेंट से डील कर सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल इंटरनल, इसलिए हम जिनकी वजह से अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग रिस्पॉन्स ढूंढते हैं प्रॉब्लम का, तो हम कहेंगे कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। फाइनल कंक्लूजन यही आता है कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, इट इज़ नीदर प्रिसाइज nor comprehensive as the pure science like physics or chemistry। अगला हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का क्या, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज साइंस पढ़ा, अब देखेंगे मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। अब आर्ट क्या है, पहले हम ये देखेंगे मैनेजमेंट एज ए आर्ट में आर्ट है क्या। आर्ट refers to skillful and personal application of systematic knowledge to bring desired result, यानी कि आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज टू ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि स्किलफुल होता है, इसमें स्किल यूज होते हैं आर्ट में, और हर किसी की एक पर्सनल एप्लीकेशन होती है, एक सिस्टमाइज नॉलेज है जिसको हर कोई पर्सन अपने हिसाब से अप्लाई करता है, स्किलफुली अप्लाई करता है, ये आर्ट है। ठीक है, इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ये कैसे एक्वायर की जा सकती है, उसके बारे में पढ़ के, ऑब्जर्व करके और नॉलेज लेके, यानी कि आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डांस है, आप डांस के बारे में पढ़ सकते हैं, आपको सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलेगी, डांस पे लिटरेचर मिलेगा और आप उसे पढ़ सकते हैं। आप लोगों को डांस करता हुआ देख के भी डांस सीख सकते हैं और उसके बारे में नॉलेज लेके, यानी कि किसी डांसर से क्लासेस ले सकते हैं, आप कोरियोग्राफर से भी सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स मैनेजमेंट का आर्ट और मैनेजमेंट में क्या क्या समानता है और क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में। आर्ट के बारे में हम पहला पॉइंट देखेंगे कि एग्जिस्टेंस है थ्योरेटिकल नॉलेज की, यानी कि हमारे पास बुक्स मिल जाएंगी, लिटरेचर मिल जाएगा, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि डांस के ऊपर आपको लिटरेचर मिल सकता है, तो आपको ये चीज़ आर्ट में तो अवेलेबल है और ये चीज़ मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। आपको बड़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी, बड़ा सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में डील करेगा और आप उनको पढ़ के मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी नॉलेज अपनी बढ़ा सकते हैं। तो पहला फीचर हमारा है। दूसरा हम फीचर देखते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यानी कि कोई आर्ट जो होती है उसकी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। अगर कोई बंदा ड्राइंग करता है या कोई डांस करता है, हम एग्जांपल दो पर्सन हैं जो डांस कर रहे हैं, उनको हम बोलें एक गाना चलाएं और दोनों को बोल रहे हैं डांस करो, तो दोनों उसी गाने पे अलग अलग डांस करेंगे, अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन लगा के डांस करेंगे, अपने तरीके से डांस करेंगे। मैनेजमेंट में भी यही है, एक सिचुएशन में दो अलग अलग मैनेजर अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्स देंगे और अलग अलग अपने प्रिंसिपल अप्लाई करके उसको सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ होती है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि जो हमारा आर्ट है कैसे हमारी वो एनहेंस होती है प्रैक्टिस करके और क्रिएटिव होके। यानी कि इसमें क्या है कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और उनके स्किल्स बढ़ते रहते हैं, क्रिएटिवली सोचते हैं और अपने स्किल्स बढ़ाते हैं। तो ये फीचर मैनेजमेंट में भी अप्लाई करता है। जैसे जैसे मैनेजर को एक्सपीरियंस होता रहता है, उसको अलग अलग सिचुएशन से डील करने की आदत हो जाती है, वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके क्रिएटिवली यूज़ करके और अपने पुरानी प्रैक्टिसेस को यूज़ करके अप्लाई कर सकता है। तो हमने देखा कि आर्ट के तो सारे फीचर, चाहे पर्सनलाइज एप्लीकेशन हो, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी हो, थ्योरेटिकल नॉलेज हो, ये तीनों के तीनों फीचर हमारे मैनेजमेंट में भी हैं। आर्ट के बाद हमने साइंस पढ़ लिया, आर्ट पढ़ लिया, अब उसके बाद आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, यानी कि मैनेजमेंट प्रोफेशन के तरह है या नहीं है, हम इससे देखते हैं। प्रोफेशन में क्या आ जाता है, जैसे डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, वो सब हमारे प्रोफेशन में आ गए। प्रोफेशंस कैसे होते हैं कि जो वो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सीए का काम कर रहे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल,
और कैसे कर रहे हैं कि एक उन्होंने सिस्टमेटिक वे में नॉलेज लिया उस चीज़ की, डिग्री लिया, उसके बाद वो ये काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद वो ये काम कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे प्रोफेशन और मैनेजमेंट को कंपेयर करके कि जो प्रोफेशन के फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में हैं या नहीं हैं। पहला पॉइंट हमारा हम देखेंगे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एवरी प्रोफेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। यानी कि हर प्रोफेशन जो है, आप देखें, हम लॉयर्स का एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो लॉयर्स का एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पे वो लॉ की किताबें पढ़ते हैं, उसको एग्ज़ाम्स देते हैं, डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद वो लॉयर बनते हैं। तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पे उनको लिटरेचर मिलता है अपना पढ़ने के लिए। ये फीचर हमारा मैनेजमेंट में भी है, एक वेल डिफाइंड बॉडी है, हमारी कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश हुए हैं। जो बड़े बड़े हमारे पुराने धुरंधर रहे हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं मैनेजमेंट के, जैसे फ्योल ने, टेलर ने, और हम उनके बेस की उनकी नॉलेज पे आज भी हम पढ़ सकते हैं और अपने मैनेजमेंट स्किल एनहांस कर सकते हैं। बड़े सारे कॉलेजेस एमबीए की डिग्रीज, बीबीए की डिग्रीज में हमें ये वाले स्किल्स पढ़ाते हैं मैनेजमेंट के। तो हम कहेंगे कि हमारा पहला फीचर मैनेजमेंट वर्सेस प्रोफेशन का दोनों पे अप्लाई करता है, तो इस केस में मैनेजमेंट और प्रिंसिपल सेम है। अगला फीचर देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। प्रोफेशन हो, जैसे कि लॉयर हो, लॉयर वही बन सकता है जिसने लॉ की डिग्री ली हुई है। सीए वही कर सकता है, सीए के डॉक्यूमेंट पर जहाँ पे सीए के साइन होंगे वही साइन कर सकता है जिसने सीए की डिग्री एक्वायर की हुई है, और कोई सीए बन के साइन नहीं कर सकता। डॉक्टर एमबीबीएस होगा तभी वो ऑपरेशन कर पाएगा, या दूसरी जो डॉक्टर्स की डिग्रीज होती हैं, चाहे होम्योपैथी की हो या जो भी हो, उन्होंने जब वो एक्वायर की होंगी वो तभी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पर मैनेजमेंट में क्या है, एक मैनेजर जो अच्छा मैनेजर है, जरूरी नहीं उसने एमबीए की डिग्री ली हो सकता है वो बीकॉम पास हो सकता है वो 12वीं पास हो सकता है वो 5वीं पास पर हो सकता है वो मैनेजर अच्छा हो, काम को अच्छे से मैनेज करता हो और अपने छोटे से बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जा चुका हो। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशन में है पर मैनेजमेंट में नहीं है। प्रोफेशन में आप डिग्री लेके ही जा सकते हैं, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट पोजीशन पे बिना डिग्री के भी पहुंच सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, अब जो प्रोफेशंस होते हैं उनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। जैसे लॉयर्स के आपने सुनी होगी बार काउंसिल होती है, ठीक है। ऐसे ही इंस्टीट्यूट के जो मेंबर होते हैं वो भी अपने आप को मेंबर बनने के बाद रजिस्टर कराते हैं। इंस्टीट्यूट के मेंबर्स की भी, सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर्स की भी ऐसे एसोसिएशन है। पर अभी ये चीज़ मैनेजमेंट में ऐसे कोई एक प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं बनी है। दो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, मैं पर अभी वो एक लीगल स्टेटस पे नहीं पहुंची, तो हम ये पॉइंट भी नहीं कह सकते कि हमारा मैनेजमेंट पे अप्लाई करेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी नहीं अप्लाई करता और प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं अप्लाई करता। हाँ, बॉडी ऑफ नॉलेज है, अप्लाई करता है। हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं अभी तक इसमें, मैनेजमेंट वर्सेस प्रोफेशन में। अब चौथे पे आते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशंस जब कोई प्रोफेशनल बन जाता है तो उनकी ना एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जब वो उनको फॉलो करने होते हैं। ये फीचर भी मैनेजमेंट में अभी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एक जब सिस्टमाइज बॉडी ही नहीं है तो उस बॉडी के अंदर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अभी नहीं बने कि और मैनेजमेंट बिना डिग्री के भी हो सकता है। कहीं ऐसी कोई बॉडी नहीं बनी जो एक सिस्टमाइज वे में मैं अलग अलग लेवल पे मैनेजर्स को डील करती हो, कोई कोड बनाती हो, वो चीज़ अभी प्रेजेंट नहीं है, तो ये पॉइंट भी नहीं है। 5th पॉइंट आता है सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट बाय rendering dedicated and committed service. For example, a task of lawyer is to ensure that his client get justice. ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं है। तो देखा जाए तो एक फीचर ही हमें मिला जो मैनेजमेंट में है कि मैनेजमेंट वर्सेस प्रोफेशन का, कि हाँ सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, बाकी फीचर्स नहीं है, ठीक है।
तो देखा जाए तो हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो कंप्लीट फीचर्स जो मिलते हैं मैनेजमेंट एज आर्ट के मिलते हैं, मैनेजमेंट एज साइंस का भी नहीं मिलता, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन के भी नहीं मिलते। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, लगभग चैप्टर 1 से रिलेटेड हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आगे के पॉइंट्स मैं पढ़ाऊँ इससे पहले आप ऐसे कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। अगर अभी तक आपने पॉज करके नहीं देखी, कंटिन्यूस देखना है, तो अब आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा पानी पिए, पानी पी के आएँ, आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ी सी वॉक लेके आएँ, रिलैक्स कीजिए माइंड को। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स को पढ़ेंगे और छोटे से पॉइंट्स बचे हैं, हम देखें तो लगभग 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं इसी वीडियो में फिनिश करूँगा। पर मैं उससे पहले कहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए वो पॉइंट्स पढ़ने से पहले, ताकि आप कंप्लीट चैप्टर को एक रिलैक्स माइंड से अपने साथ रख पाएँ। सो आई होप आपने थोड़ा सा रिलैक्स किया अपना माइंड, आप रिफ़्रेश हुए होंगे। तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अब हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, फिर हमने देखा कि मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। हमने इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में देखा, हमने फीचर्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक देखे मैनेजमेंट के, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, परवेसिव, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, कॉन्टीन्यूअस। सो ये सारे हमने फीचर्स देखे। मल्टी डायमेंशनल हमने देखा, और हमने ऑब्जेक्टिव देखे, सोशल पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखे, हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखे, हमने देखी इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, कैसे मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, हमने इसमें लिंक किया था पुराने पॉइंट से है आपको अगर याद हो तो। फिर हमने लेवल देखे मैनेजमेंट के क्या क्या हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल, सबऑर्डिनेट, इनके फंक्शंस देखे, कैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाता है, मिडिल लेवल उनको इम्प्लीमेंट करता है और सबऑर्डिनेट तक पहुंचाता है, फिर सबऑर्डिनेट उन पॉलिसीज़ के हिसाब से फंक्शन करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बातों को जूनियर्स तक पहुंचाते हैं, उनकी जूनियर्स के ग्रीवेंस तक को मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं। हमने ये सब देखा। उसके बाद हमने मैनेजमेंट के उसको कंपेयर किया साइंस से, आर्ट से और प्रोफेशन से। अब आते हैं हम अगले पॉइंट से, कोऑर्डिनेशन से। जैसे कि हमने डील किया कि मैनेजमेंट में मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करता है। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो इस चैप्टर में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आना ही बनता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक अहम भाग है। इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है। और ये क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग फंक्शंस, हमने फंक्शंस पढ़े थे क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, उनको कैसे लेके चलते हैं और अलग अलग लेवल पे, यानी कि अलग अलग लेवल क्या थे हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सबऑर्डिनेट लेवल, उन पे कैसे कैसे ये एसेंस क्रिएट होते हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो 3 पॉइंट्स कह लीजिए या 3 क्वेश्चंस कह लीजिए हम जो कोऑर्डिनेशन के अब देखेंगे, वो होंगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। किन 2 लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे, फंक्शनल बेस पे या लेवल्स पे। मैं लेवल वर्ड नहीं यूज़ करूँगा वरना कन्फ्यूजन होगी। तो किन 2 बेसिस पे, फंक्शनल बेसिस पे या लेवल्स के बेसिस पे। तो हम शुरू करते हैं पहले कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करेगा किस वे में कि ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल अचीव हो सके। इट इज़ द कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल द एक्टिविटीज़ टू इंश्योर कॉन्टीन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कॉमन थ्रेड है, यानी कि कोऑर्डिनेशन एक धागा है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट को बांधता है और एक कॉन्टीन्यूटी लाता है एनवायरनमेंट की वर्किंग में। अब हम पढ़ेंगे नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन,
या कहें कि नेचर, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या आता है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स बाय यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट। यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि जो एक ग्रुप में काम हो रहा है उनको इंटीग्रेट करता है। कैसे कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट डाइवर्सिफाइड होता है। जो एक एम्प्लॉय इंडिविजुअल लेवल पे है उसका इंटरेस्ट डाइवर्सिफाइड है, दूसरे एम्प्लॉय का इंटरेस्ट डाइवर्सिफाइड है। तो अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोगों को जोड़ के, उनके अलग अलग डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट को जोड़ के इंटीग्रेट करता है, कॉमन गोल को पाने के लिए इंटीग्रेशन करता है। तो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट बाय यूनिफाइंग diverse interests. It gives a common focus to group. It gives a common focus to group efforts. यानी कि एक कॉमन फोकस देता है ग्रुप एफर्ट्स को टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू दी प्लान, यानी कि हमारे प्लान के मुताबिक हमारी परफॉर्मेंस हो, ऐसा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है? यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है। इट एम्स टू अचीव द यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस। यानी कि इनका एम होता है इसका टू अचीव यूनिटी ऑफ एक्शन इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस। इट एक्ट एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट के बीच में बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट कर। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। हमें हर डिपार्टमेंट के बीच में उस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग एम्प्लॉयज़ में एज अ ग्रुप में हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन लाना होता है और ये कॉन्टिन्यूसली हम करते रहते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगला पॉइंट भी सिंपल है, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव इन नेचर। यानी कि हर जगह है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, ये हमें हर डिपार्टमेंट पे हर लेवल पे चाहिए, बिकॉज हर डिपार्टमेंट हर लेवल इंडिपेंडेंट भी होता है अपनी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए और उसको ग्रुप एफर्ट में भी देखना है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एनी डिपार्टमेंट और लेवल में लीड टू ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड केओस। तो ये देखो, आपको अब अगर इस पॉइंट में देखें तो इस पॉइंट में अगर मान लीजिए आप कोऑर्डिनेशन के बारे में लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन के बारे में जब आप लिख रहे हैं, आपने मेन पॉइंट हेडिंग लिखी और उसके बारे में आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? ये वाला पॉइंट यूज़ कर लीजिए कि अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ इसमें तो क्या हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट क्या होगा कि हमारा गोल नहीं अचीव कर पाएगा जब हमने पढ़ा कि परवेसिव इन नेचर है। ऐसे ही कि अगर हम कहीं पे कंफ्यूज हैं तो हम थोड़ा सा पॉइंट घुमा के लिख सकते हैं। ये आपकी स्कोरिंग बढ़ाने के टिप्स हैं। आप ऐसे इसमें अपने मार्क्स या स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगला है कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हो, मिडिल लेवल पे हो, ऑपरेशनल लेवल पे हो, हर टाइप के मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करे। ठीक है, टॉप लेवल के लिए क्यों है? टू इंश्योर दैट द ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट। Middle level management coordinated both top level and first line managers, or operational level managers coordinate the activities of its worker to ensure that the proceeds according to the plan। यानी कि ensure that worker proceeds according to the plan। ये हो गया हमारा। तो हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये एक डेलिब्रेट फोर्स है। मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। यानी कि करना ही करना है उनको, ये कॉन्शियस होते हैं मैनेजर इस चीज़ के लिए कि उनको ये काम करना ही है। हमने अब नेचर एंड फीचर्स पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे
नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो उनकी डाइवर्सिफाइड नीड्स बढ़ेंगी, उनके इंटरेस्ट बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे ये सारा काम बनेगा बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ती रहेंगी, एम्प्लॉय बढ़ते रहेंगे, नीड्स बढ़ती रहेंगी, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन लाने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल्स गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ग्रोथ इन साइज है पहला पॉइंट, जिसको हमने लिंक किया इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। अगला देखते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन पे बड़े सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो फंक्शनल बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, डिवीजन और सेक्शन। ऑल दिस डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड देयर ओन स्टाइल। यानी कि इनका डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी और ऑन स्टाइल ऑफ वर्किंग हो सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का तो अपना एक ऑब्जेक्टिव है, डिपार्टमेंट का भी हो सकता है अपना हो। तो पर डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमेशा सबऑर्डिनेट होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट एम्स टू अचीव इट्स ओन ऑब्जेक्टिव इन आइसोलेशन फ्रॉम दी अदर। अगर हमारा डिपार्टमेंट अपना जब ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो ऑब्वियसली वो दूसरे डिपार्टमेंट से शायद आइसोलेशन में करता है, अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसी बना लेता है एक मैनेजर के, हाँ मेरे को काम कराना है, मैं ऐसे ऐसे कराऊंगा। तो जो कोऑर्डिनेशन होगा अगर, तो वो हेल्प करेगा सिंक्रोनाइज करने में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, कि कॉन्फ्लिक्ट ना आए जब उनके अपने ऑब्जेक्टिव सेट हो रहे हैं इस चीज़। तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसलिए। दूसरा हमने देखा कि डिपार्टमेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसलिए, लोगों के आपसी मतभेद ना हो इसलिए, डिपार्टमेंट के आपसी मतभेद ना हो इसलिए, और तीसरा इसलिए कि जब मैनेजर ना सब स्पेशलाइज हो जाता है, या कोई पर्सन है एम्प्लॉय है, जब वो किसी काम में स्पेशलाइज हो जाता है तो उसे कई बार लगता है कि मैं हूँ, मैं ही डिसीजन ले सकता हूँ, मैं ही सही टाइप से काम कर सकता हूँ और मेरे को ही पता है कि ये काम कैसे करना है। सो क्या होता है कि और वो शर्क करता है, मैं दूसरे से भैया राय मशवरा नहीं लूँगा, मैं डिसीजन ले लूँगा। तो कोऑर्डिनेशन इस चीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स करता है रिकंसाइल करने में डिफरेंस इन अप्रोच, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट। यानी कि जो स्पेशलिस्ट, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, उनकी जो अंदर जो डिफरेंस आ जाते हैं उसको रिकंसाइल करने में कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन को मैंने आपको बताया था इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट से सेपरेट फंक्शन नहीं है, बल्कि वो मैनेजमेंट का एसेंस है। क्यों? कोऑर्डिनेशन क्या है? इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ, किस चीज़ का फंक्शन है वो? कोरिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डाइवर्स गोल एंड एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में जो डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसको कोरिलेट करने के ही और इंटीग्रेट करने का काम है मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट से अलग नहीं है बल्कि मैनेजमेंट का एसेंस ही है। ठीक है, ये चीज़ आती है। अब क्यों है मैनेजमेंट का एसेंस, इस बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। अब मैंने आपको बताया था ये कोऑर्डिनेशन के पॉइंट देखने से पहले कि हम इसको कैसे देखेंगे, दो तरीके से, दो बेसिस से, फंक्शनल बेसिस पे और दूसरा लेवल्स पे, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सबऑर्डिनेट लेवल, और फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो पहले हम देखते हैं फंक्शंस वाले, उस पर हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्लानिंग के फंक्शन में क्यों ज़रूरत होती है? इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन, प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ चाहिए होता है? ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्लान और डिपार्टमेंट का प्लान, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और प्लानिंग लेवल पे कहाँ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें, और जो हमारे पास उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रिसोर्सेज हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये हमारे प्लानिंग लेवल पे आ जाते हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के प्लान्स और हमारा ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, अब हमारा अगला डिपार्टमेंट आएगा, अगला फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है ये देखते हैं।
In organizing, coordination is required between resources and activities to be performed. ऑर्गेनाइजिंग में कहाँ कहाँ पे है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है और हमें काम क्या क्या करना है। पहले हमने देखा था ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज में, अब हम देख रहे हैं रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म में। ठीक है, फॉर असाइनिंग अथॉरिटी, अब दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें ऑर्गेनाइजिंग में कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। फॉर असाइनिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जब हम ये चीज़ें असाइन कर रहे हैं तब हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। एग्जाम्पल क्या है, द फाइनेंस मैनेजर शुड हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज एंड यूटिलाइज फंड, यानी कि फंड को कहाँ से रेज करना है और कैसे यूटिलाइज करना है, इसकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस मैनेजर पे होनी चाहिए। अगला फंक्शन हमारा आता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ है, स्किल्स ऑफ वर्कर एंड जॉब असाइन टू देम, यानी कि जो वर्कर का स्किल है उसके हिसाब से हमें उसको जॉब असाइन करनी है। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टाफिंग के अंदर एफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड देयर कॉम्पेंसेशन, यानी कि हमें पहले देखना है कि उसका स्किल क्या है, उसके स्किल के हिसाब से हम उसको जॉब असाइन करेंगे। फिर जब वो जॉब में कैसा काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, उसके हिसाब से हम उसको कॉम्पेंसेशन देंगे। एफिशिएंसी मैंने आपको पहले भी बताया, आप कॉस्ट से लिंक कर सकते हैं, तो कॉम्पेंसेशन एक टाइप से कॉस्ट हो गई। इसका एग्जांपल क्या है कि एमबीए फाइनेंस शुड बी जनरली गिवन वर्क इन फाइनेंशियल नेचर। अगर कोई बंदा है जिसने एमबीए की हुई है फाइनेंस में, तो उसका स्किल सेट फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, तो उसका जॉब भी वैसी असाइन की जानी चाहिए। अगले फंक्शन पे आते हैं। अगला फंक्शन हमारा है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ है, अमंग, और जब हम डायरेक्शंस दे रहे हैं किसी को, तो नंबर 1 इसमें पॉइंट 1 आता है अमंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशंस। इसमें पॉइंट 2 आता है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। एग्जांपल है मैनेजर इंस्ट्रक्ट्स द सबऑर्डिनेट, मोटिवेट्स देम एंड आल्सो सुपरवाइजेस देयर वर्क। तो डायरेक्शन देते वक्त जब हम डायरेक्शंस कैसे ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या सजेशंस दे रहे हैं तब, या जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तब। और वो कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, मोटिवेशन भी हो सकती है। अपने सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट भी कर सकते हैं ताकि वो अच्छा काम करे। ज़रूरी नहीं कि वो कुछ ऑर्डर देगा कि ऐसा काम करो, वो उसको मोटिवेट भी कर सकता है कि वो अच्छा काम करे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फंक्शंस में। लास्ट फंक्शन देखा जाए तो कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की कहाँ ज़रूरत होती है ये देखते हैं। सो कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए, ठीक है, उसमें और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। कंट्रोलिंग में हम देखते ही ये हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब हमने सही से नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा, जब हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए, उससे थोड़ा आगे पीछे होगा तो हम कहेंगे कि हाँ काम सही से नहीं हो रहा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो हमें कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे। सो कोऑर्डिनेशन सेकंड उसमें कहाँ पे चाहिए होता है कंट्रोलिंग में, बिटवीन। तो जब हमने करेक्शंस ऑफ डेविएशन, बिटवीन करेक्शंस ऑफ डेविएशन सेकंड पॉइंट में आता है हमारा, एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब हमने देखा कि परफॉर्मेंस हमारी एक्चुअल जो है स्टैंडर्ड से थोड़ा डाइवर्ट कर रही है, तो उसका जो डेविएशन है उसके करेक्शन में और अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव में जो हमारा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ये हमारा कंट्रोलिंग का फीचर हो गया। इसका हम एग्जांपल देखें कि एग्जाम्पल इन केस एक्चुअल आउटपुट, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है फॉल करता है शॉर्ट आउट ऑफ प्लान्ड आउटपुट, करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए हमें। कंट्रोलिंग का हमारा प्रोसेस हो गया ये टू इंश्योर दैट प्लान कोऑर्डिनेट विद, जो हमारा प्लान है कोऑर्डिनेट करे विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। करेक्टिव है हमें मेजर्स इसलिए लेने हैं कि हमारा प्लान कोऑर्डिनेट करे एक्चुअल परफॉर्मेंस से। अब हमने कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनल बेसिस पे देख लिया। अब हम देखेंगे लेवल्स के बेसिस पे कि अलग अलग लेवल पे क्यों हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट नीड्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए ताकि हमारा गोल अचीव हो सके।
Middle level management require coordination to integrate efforts of different sections and subsection. मिडल लेवल को मैंने आपको बताया आप डील कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सेक्शन से, तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट और उन अलग अलग सेक्शंस के जो एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए मिडल लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। लोअर लेवल पे क्यों चाहिए होता है? लोअर लेवल नीड्स कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज ऑफ वर्कर टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसेस एज पर प्लान, यानी कि प्लान के जैसा हमने प्लान किया वैसा वर्क हो, इसलिए लोअर लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। सो इसके साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और कोई पॉइंट ना समझ आए तो वापस पीछे जाके उसको सुन सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स दे दूंगा। आपको ये वीडियो और पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है www.ebsolutions.com, जो स्पेल होगा EBSOLUTIONZ.com। मैं आपको कोर्स के बारे में और वीडियो का जो लिंक होगा वेबसाइट पे, जो मेरा वीडियो का लिंक होगा वो भी मैं आपको यहाँ यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और अगर आप ऑलरेडी मेरा ये कोर्स मेरी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा कि आपको अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है तो आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बहुत खुश होऊंगा आपका वो डाउट सॉल्व करने के लिए। मैं चाहूँगा अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, अगर उनका भी बेनिफिट हो सकता है। आपको ये वीडियो लेक्चर देख के एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस मिलता है उसका। ये कोर्स जो मेरी वेबसाइट पे भी रहेगा तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहेगा, आप सब देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं वो देखें। आई होप मैं आपको पढ़ाने में ऐसा पढ़ा पाऊँ कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, साथ ही साथ इन चीज़ों को अपने माइंड में रिटेन कर सकें, ताकि फ्यूचर में आप देखेंगे ये चीज़ फ्यूचर में आप कुछ पढ़ेंगे तो बार बार आपको ये चीज़ें रिपीट होंगी, ताकि आपको फ्यूचर में दोबारा से इन चीज़ों को मगअप ना करना पड़े, आपको ये चीज़ें याद हों। मैं ये कोशिश करूँगा ना कि आप इन्हें मगअप करें। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर। इसके साथ साथ आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़िए। आप वीडियो लेक्चर्स अगर देख रहे हैं तो आप दिन में टाइम बांध सकते हैं। हाँ, 1-1.5 घंटा मैं वीडियो लेक्चर्स पे निकालूंगा, जिसमें से 1 घंटा मैं वीडियो देखूंगा और बाकी का आधा घंटा मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगा। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा अपना। आई होप मैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी ही। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। दिस इज़ मी अंकित कपूर signing off from Adibus Solution. Take care.